ओके, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर की रिवीजन का। और इसमें जो कंटेंट है हम इनको टारगेट करते हैं ये वाले। जहाँ पे आपको लगे कि कोड से ज़्यादा बेहतर समझ आएगी तो मैं कोड पे स्विच हो जाऊँगा। वैसे ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, मैं अलग-अलग से कवर कर देता हूँ। इसकी वीडियो और अलग से बना देते हैं और उस लेक्चर के साथ रख देते हैं, इसके अलग से बना देते हैं। ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे फोकस रखेंगे जो न्यू टॉपिक हैं, जो पहले हमने कवर नहीं किए, उन पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। सो नाइन्थ लेक्चर में हमने मेनली इफ़ एल्स ये सारे हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए थे। स्विच स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर ये हम ऑलरेडी ये भी स्विच स्टेटमेंट हमने डिस्कस नहीं की थी, टर्नरी को डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट सर्किट को एज एन ऑपरेटर पढ़ा, इफ स्टेटमेंट के हवाले से ये हमने पढ़ा। लेकिन ये दो टॉपिक्स नलिश क्वेल्सिंग ऑपरेटर और ऑप्शनल चेनिंग ये आज हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूज़र से इनपुट लेना, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप स्क्रिप्ट का इसमें हमने डिस्कस नहीं किया था इस पर्टिकुलर सेशन में। नैरो करना टाइप स्क्रिप्ट के इफ स्टेटमेंट किस तरह यूज़ होगी। तो मेनली अगर मैं देखूं तो स्विच स्टेटमेंट और नलिश क्वेल्सिंग ऑपरेटर, ऑप्शनल चेनिंग और टाइप्स के भी ये चार चीज़ें हैं जिसको हम रिव्यू करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बाकी इफ़ एंड इफ़ एल्स में हमने देखा था इफ़ कंडीशन अगर आपने अप्लाई करनी है तो देखें, खाली इफ़ स्टेटमेंट ही नहीं है जिसके थ्रू आप ब्रांचिंग कर सकते हैं। इफ़ तो है ही जेन्युइनली, और इसके जो वेरिएंट्स हैं, इफ़ एल्स हो गया, इफ़ एल्स इफ़ हो गया। इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी, स्विच स्टेटमेंट में क्या है, जो आपने इफ स्टेटमेंट ही लगानी, सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क है। उसमें आप सम टाइम इट्स मोर ईजियर, यानी इसका ज़्यादा यूजेज जो है वो वहाँ पे आता है जहाँ पे आप कोड को ज़रा रीडेबल बनाना चाह रहे हैं। लाइक आप ऐसी स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं जिसमें आपके एग्जैक्ट इक्वालिटी कंपैरिजंस हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। टर्नरी अगेन एक इनलाइन एक्सप्रेशन है, इसका यूज़ केस ही अलग है इन दोनों से, यानी जो इससे काम कर सकते हैं इससे नहीं कर सकते। इफ़ कंडीशन के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जो एक्सप्रेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं इनको नहीं यूज़ कर सकते। दीज आर स्टेटमेंट्स, दिस इज़ एन एक्सप्रेशन, सो इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और ये एंड और नॉट टाइप गार्ड्स के तौर पर अगर ये है तो ये स्टेटमेंट चले, इधर दिस और दिस, तो इस तरह से। और ये जो डबल क्वेश्चन मार्क है, एक सिंगल क्वेश्चन मार्क कॉलन का कॉम्बिनेशन टर्नरी ऑपरेटर है, डबल क्वेश्चन मार्क वाला नलिश क्वेल्सिंग ऑपरेटर कहलाते हैं इसको, इस पे भी हम बात करते हैं। लेट्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेटमेंट में ग्रेड वगैरह किस तरह से होगा, हम जो है वो सॉरी इसमें हम अगर यहाँ से देखें व्हाट गेट्स लॉग्ड, अब यहाँ पे देखें जो आपके पास ही स्टेटमेंट है उसमें आप यहाँ पे जब कंडीशन बनाते हैं तो आप 6 में से कोई सा भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, कुछ भी, और वो इस वैल्यू से कंपेयर होगा। जो कंडीशन ट्रू होगी वो मैच होगी और उसके बाद इस पूरे इफ एल्स की चेन से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो इस लिहाज से 72 देखें तो 90 से ग्रेटर नहीं है, 80 से भी नहीं है, 72 से जो है वो ग्रेटर है ऑब्वियसली, तो सी ग्रेड आ जाएगा, आई होप। ठीक है जी, तो सी ग्रेड यहाँ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे लॉजिक क्या है, आपके पास दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, एज 25 और अगर उसका आईडी बना हुआ है या नहीं। अगर आप अलग अलग इफ़ लगाते हैं तो दोनों इफ़ इंडिपेंडेंट है, इसके ट्रू फॉल्स होने का इसके ट्रू फॉल्स होने से कोई ताल्लुक नहीं। इसके ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज स्किप होगी, दोबारा फिर ये चेक होगा। अगर इसके साथ मैंने एल्स लिखा होता तो फिर ये एक ही इफ एल्स की चेन कहलाता जिस तरह पहले था। तो अगर आपने अलग-अलग चेक करना है, पहले एज देखें वो बंदा जो है वो 18 साल से ऊपर है या नहीं, और फिर आईडी कार्ड है यानी दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंट है। ज़रूरी नहीं हर बंदा 18 साल से ऊपर हो तो आईडी कार्ड भी होता है, दोनों अलग अलग चेक करने हैं। तो इस सूरत में अलग अलग इफ़ हमने लगा दी। तो एक्सेस ग्रांटेड हमने एंड में लिख दिया। एज 25 है, येस, आईडी भी है ट्रू, तो यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड ये इस तरह से जो है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि एज ग्रेटर दैन 25, वो तो आप चेक कर रहे हैं,
लेकिन हैज़ आईडी जो ट्रू लिखना था, ट्रू या फॉल्स, आम तौर पर इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि हैज़ आईडी इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। जब एक वेरिएबल बूलियन है तो उसको ट्रू फॉल्स के इक्वल चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, ये शॉर्ट सिंटेक्स है। वो वेरिएबल बजाते खुद बता रहा है कि उसकी वैल्यू ही इवेल्यूएट हो के ट्रू फॉल्स है, यानी इसको आगे डबल इक्वल टू ट्रू है या नहीं ये देखने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ आईडी ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ही जब पुट होगी तो ट्रू फॉल्स हो जाएगा। तो बूलियन में you don't need to actually compare, just the boolean in itself conveys true and false, उसके अंदर inherently ये meaning है। तो इस तरह से आप shorter syntax लिख सकते हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये common mistakes वगैरह यहाँ पे हैं। switch statement को देख लेते हैं। switch statement जहाँ पे आपकी complex logic है, यानी आप less than, greater than, equal to हर तरह का expression यूज़ करना चाह रहे हैं। स्विच स्टेटमेंट में ये होता है कि जहाँ पे आपने एग्जैक्ट वैल्यू मैच करनी है, ग्रेटर दैन लेस दैन के लिए स्विच नहीं लगता, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। इसकी एग्जांपल क्या है, जिस तरह ये है कि बंदे का डिपार्टमेंट क्या है जी, आप देखना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली उसको मैसेज देना चाहते हैं, तो आपने लिख दिया जी अगर कंप्यूटर साइंस है तो CS बिल्डिंग 4 में चला जाए, वरना अननोन डिपार्टमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट को आप जानते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ कोड को और मैं इसको अगर यहाँ पे लिखूँ इस तरह से, तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है जी, उसको एक वैल्यू दे देते हैं। लेट्स सपोज ये डिपार्टमेंट की वैल्यू एग्जैक्टली इसके इक्वल होनी चाहिए, अगर इसने ट्रू होना है तो अब ये स्विच क्या करेगा, स्विच बेसिकली मैच करेगा, यानी डिपार्टमेंट स्विच के अंदर एक सिंगल वेरिएबल लिखते हैं, ये वेरिएबल यहाँ पुट होगी और हर केस के साथ मैच करेगा। आप इसको बढ़ा लें कि लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि यहाँ पे अगर वो कंप्यूटर साइंस है, अगर वो मैनेजमेंट साइंसेस का बंदा है तो फिर वो MS की बिल्डिंग 5 में चला जाए, अदरवाइज़ दो ही डिपार्टमेंट हैं, एक सर्टन यूनिवर्सिटी है, अदरवाइज नहीं। तो अब जब हम यहाँ पे रन करते हैं इसे, तो इस यहाँ पे देख लेते हैं, इसको रन करके इसमें हम लिखते हैं जी नोड और इस फाइल का नाम march30.js। अब रन करते हैं, बिल्डिंग 4 में जाएगा क्योंकि ये इससे मैच हुआ, यानी ये वेरिएबल की वैल्यू पुट हुई और केस आर योर कंडीशंस। आप मैनेजमेंट साइंसेस लिखें, इसका सिंटेक्स देख लें, कॉलन वगैरह है, थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंस है ये फेल। यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा, पहले केस से मैच करेगा, ऑब्वियसली डिफरेंट स्ट्रिंग है, मैच नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगा, तो ये केस स्किप हो जाएगा। फिर दूसरे केस से वो मैच करेगा, इससे मैच हो गया तो ये कंसोल में लिखेगा और इसके बाद ब्रेक कर जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इस तरह से वर्क करता है। ये जो ब्रेक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, स्विच सिर्फ एंट्री लेता है, एंट्री के बाद वो सारे ही केस रन कर देता है। ये एक इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ इन ब्रेक को भी, और मैं पहले से इसको मैच करवाता हूँ। मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको जो है वो सेव करता हूँ। मैंने ब्रेक को ख़त्म कर दिया, तो आप देखें उसने सारे ही मैच कर दिए। जब वो यहाँ पे एंटर हुआ, पहले यानी किस केस में एंटर होगा, जिससे वो मैच करेगा जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू, इस केस में कंप्यूटर साइंस से, तो इसके बाद वो आंखें बंद करके सब केस चलाता जाएगा, उसके बाद नहीं कभी चेक करेगा कि कोई केस मैच किया है नहीं किया, एल्स क्या है, एवरीथिंग ही विल एग्जीक्यूट। आप मैनेजमेंट साइंसेस में इसको एंट्री दें, इसको सिर्फ एंट्री लेनी है, यहाँ पे आप रन करें तो उसने मैनेजमेंट साइंसेस से आया और उसके नीचे इवन डिफ़ॉल्ट भी था। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है अगर ये दोनों ना मैच हों तो ये हो, लेकिन ऐसा इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं। तो इसलिए आप हर केस के बाद ब्रेक लगा के इफ़ एल्स इफ़ की तरह का पैटर्न खुद से बना सकते हैं, एल्स इफ़ एल की तरह का, कि भाई जब एक केस मैच कर जाए तो मज़ीद आगे आपने नहीं चलना, कम आउट ऑफ दिस। तो इस तरह से आप इसमें बनाते हैं। इफ़ स्टेटमेंट के लिहाज से ये बिल्ट ही नहीं होता है अगर आप इफ़ एल्स यूज़ करें। इसको मैं कॉपी करूं, असल में ये जो लिखा हुआ है वो ये है, इसकी जगह इफ़ और अगर डिपार्टमेंट की वैल्यू, मैं ऊपर इसको लिख लेता हूँ,
थोड़ा सा यहाँ पे इसके साथ अगर डिपार्टमेंट की वैल्यू, ये केस जो है वो बेसिकली इक्वल टू कंपैरिजन है। अगर केस की वैल्यू इसके इक्वल है तो उसके बाद ये चले, और आपको ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट है, ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं है और ब्रेक की भी। दूसरा केस एल्स इफ है अलग से, और इसकी वैल्यू फिर वही जो एक दफ़ा आपने ऊपर वेरिएबल लिखा है उसी के ही इक्वल है, उसी से ही कंपैरिजन होनी कि डिपार्टमेंट ही वेरिएबल चल रहा है, पहले देखो इसके इक्वल है फिर देखो इसके इक्वल है, ब्रेक की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे, यू डोंट नीड ब्रेक, जस्ट डिफ़ॉल्ट इज़ इक्वलेंट टू एल्स जब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये बेसिकली वही सिंटेक्स मैंने इफ एल्स में लिख दिया है। वही ब्रेक्स क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इफ एल्स में ऑटोमेटिकली जो मैच हो उससे बाहर आ जाता है। एल्स के बाद कॉलन वगैरह नहीं लगाया, यहाँ कॉलन देना है, हर केस स्पेस, केस कीवर्ड है, स्विच कीवर्ड है, केस कीवर्ड है, स्विच में वेरिएबल दो, और केस का मतलब है जिस केस से मैच करे, यानी मैच कैसे करता है, इक्वल टू ऑपरेटर से, उसको रन करो, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं सारे रन हो तो ठीक है, नहीं तो ब्रेक दे दो। तो समटाइम हमारा टारगेट ही होता है सारे रन हो, कि हम सीक्वेंस ऐसी बनाइए कि बस एंट्री देना चाहें। सो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं सारे ही रन हो तो ऑब्वियसली आप इनको इकट्ठा ब्लॉक में लिख दें, यहाँ सीक्वेंस और बनता है। तो आई होप इट्स क्लियर। इट्स अ स्ट्रिक्टली इक्वल कंपैरिजन व्हेन यू हैव सेम वेरिएबल, यू आर कंपेयरिंग ईच टाइम विद इक्वालिटी। दो चीज़ें हैं, एक ही वेरिएबल चल रहा है और एक इक्वालिटी हो रही है, तो इक्वल ना लिखो, उसकी जगह केस बना दो और उस वेरिएबल को एक ही दफ़ा यहाँ लिख दो। तो ये इसका एक शॉर्टर है। आई होप इट्स क्लियर। क्या ख्याल है? कोई हाँ ना आ जाए तो मैं यस आगे सर। बढ़ूँ। तो ये हमारे पास बहरहाल ऐसा कोई काम नहीं है जो आप स्विच से कर सकते हैं लेकिन इफ से नहीं कर सकते, आपने देख ही लिया है, वो तो इसका लिखने का एक और स्टाइल। अब आपको कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है आप उसके लिहाज से देख लें। मेन्यू में अक्सर स्विच लगा दिया जाता है, 1 है तो ये, 2 है तो वहाँ पे लेस एंड ग्रेटर देन डजंट मेक सेंस कि एग्जैक्टली हमने देखना होता है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सिलेक्ट किया गया। तो ऐसे केसेस ढूंढ लें जहाँ पे है, और उन केसेस को ज़रूरी नहीं स्विच में लिखनी, इफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन स्विच में अगर ज़्यादा नेचुरल आपको लगता है तो यू कैन राइट। बाज़ लैंग्वेजेस में सी वगैरह में ये कंडीशन है कि इधर स्ट्रिंग नहीं हो सकता, स्ट्रिंग कंपैरिजन नहीं होता, सिर्फ नंबर कंपैरिजन होता है, इसलिए ये सी की तरह की स्विच नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट का स्विच है, इसमें नंबर भी, बूलियन भी, स्ट्रिंग भी, तीनों सारे प्रिमिटिव कंपैरिजन हो जाएंगे। तो ये इसमें बड़ा फ़र्क है। कोड में हम देख चुके हैं। यहाँ पे बताएं जी, यहाँ पे बताएं कलर ग्रीन है, क्या आउटपुट आएगी? कलर ग्रीन है, क्या आउटपुट आएगी यहाँ पे? गो आएगी सर, गो आएगी। नो कंस- नो 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 नो, सर हम सही तरह डाउन से आए थे क्या क्या आता है? आएगा? हम डाउन। सारी आउटपुट्स आएंगी जितनी भी सर ऑनवर्ड ग्रीन जो है ये गो भी आएगा और फिर ये ब्लू एग्जैक्टली ये अभी मैंने डिफॉल्ट बताया इसको एंट्री चाहिए। सबसे पहले फ्लो देखते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाते हैं ना अपने दिमाग में, वैसे चलाएं कि ये कलर है स्विच, स्विच का मतलब है इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और ये वैल्यू एज अ स्ट्रिंग ग्रीन है। पहले केस से कंपेयर करो, नहीं मैच हुई, दूसरे से करो नहीं हुई, तीसरे से करो होगी मैच। इसे सिर्फ एंट्री चाहिए, आपने खुद उठा के बाहर ब्रेक लिख के फेंकना है, अदरवाइज एक दफ़ा एंटर हो गया, यहाँ पे गो लिखा, रेयर लिखा, अननोन लिखा, फिर केस को देखो ही ना। एंट्री जब हो गई तो उसके बाद सारे हैं या खुद ब्रेक से बाहर भेजे, नहीं तो ये एंड होगा तो बाहर आएगा। तो गो, रेयर सिग्नल, अननोन, ये तीनों लिखे आ जाएंगे। ठीक है जी, गो देन रेयर सिग्नल, और फिर आप देख चुके हैं अननोन भी आ जाएगा। शायद ये सी मेरे ख्याल से ही बनता है। ये आई थिंक यहाँ पे एआई ने भी गलत लिख दिया आउटपुट, के हम गलत हैं, ये देख लें इसको लिख के यहाँ पे। सो लेट्स सी एंड रन इट। गो एंड अच्छा डिफ़ॉल्ट को वो क्यों उसकी, अच्छा सॉरी इधर ब्रेक लगा हुआ है, आई डेंट सी ब्रेक। यहाँ पे कहीं कहीं लगाया आपने, कहीं भूल गए हैं, इसके बाद नहीं ब्रेक लगाया। यस ब्रेक लगाया ना, अगर हम ब्रेक को हटा देंगे इस ब्रेक को तो वो रिस्पेक्ट नहीं करता कि भी डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट को तो छोड़ दूँ। जहाँ पे एंटर हो गया आंखें बंद करके वो सारे केस चलाता जाए। आई होप इट्स क्लियर। ले जी, इसको स्विच को टर्नरी के तौर पर लिखें
टर्नरी में कैसे लिखेंगे? टर्नरी में ये होता है कि ये मैसेज डायरेक्ट वैल्यू ले लेगा। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये सिर्फ पास, ये कुछ दोबारा आपको इस वेरिएबल को बार बार वैल्यू नहीं देनी पड़ती। इस वेरिएबल को ये इसके इक्वल रखो, ये इसके इक्वल रखो। तो ये बड़ा स्वीट सा एक केस है। तो लाइक मैसेज इक्वल टू यही जो वेरिएबल है, स्कोर वंस क्राइटेरिया, और उसके बाद सिर्फ वैल्यू दें पास या फेल, और ये इसको मिल जाएगी। तो ये पहली ऑप्शन ही बहरहाल इसमें जो है वो अच्छा जी ठीक है। कॉस्ट में वो ले गया, कॉस्ट इज़ ऑलवेज बेटर, लेकिन बहरहाल री राइट कर रहे हैं तो आमतौर पर मकसद ये होता है इसी को लिखें जो है वो ऐसे ही करके। बहरहाल दैट्स आई थिंक पहला ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इम्प्रूव करने के लिए नहीं कहा, ये वर्ड फिर जस्टिफाई नहीं होता। ओके ये आपके पास आ गया जी, फॉरगेटिंग ब्रेक कॉजेज फॉल थ्रू बग्स। अच्छा इसका ये भी नहीं मतलब कि हमेशा ही ब्रेक लिखना चाहिए, अदरवाइज़ वो खुद ही लिखा होता। इसका मतलब है अगर आपकी लॉजिक वाकई ऐसी है कि सारे केसेस करवाने हैं, जिस तरह अक्सर होता है वाई प्रेस करो, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, किसी से भी मैच कर जाए उसके बाद वाला, आप केस को ना इकट्ठा भी कर सकते हैं, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि ये तीनों को मैच कर दिया कि यार इनमें से कोई कलर है ना तो फिर ठीक है, आपको पता है कि ब्रेक नहीं हो, ठीक है जी। इनमें से अगर कोई केस है ना तो गो, ये इसमें केस नहीं डिस्कस किया गया। अगर इन तीनों में से कोई एक है, कहीं से भी एंट्री कर ले तो गो, ब्लू है तो रेयर, अदरवाइज दिस। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब आप इंटेंशनली चाह रहे थे, यहाँ पे आपको और लगाने पड़ते। अगर कलर रेड है और कलर येलो है और कलर ग्रीन है, ये देखें खुद ही और लगा हुआ इसमें। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर। हमने ग्रीन कहा, उसने कहा गो ग्रीन। अगर आप रेड कहेंगे फिर भी उसने रेड मैच कर गया, उसके बाद केस या जो कुछ नीचे आ रहा है बस चलाता जा रहा है, और ये ब्रेक उसको उठा के बाहर फेंकेगा, रेड से मैच करेगा तो अगेन गो। और अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वो नीचे भी आ जाएगा और ये ब्रेक फिर इसको उठा के बाहर। सो इस स्ट्रक्चर से बाहर उसने आना कब है वो ब्रेक डिसाइड करता है, या एंड ऑफ दी स्विच एंट्री जो है वो वेरिएबल के कंपैरिजन पे केस डिसाइड करता है। वेल तीसरे पार्ट में शॉर्ट सर्किट, ये दो नए ऑपरेटर हैं आप देख रहे हैं। सिर्फ M% और एंड और लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट ही सिर्फ नहीं है जो ट्रू फॉल्स की तरह है, दो और ऑपरेटर भी जावास्क्रिप्ट ने दिए, काफ़ी बाद में ऐड हुए, शुरू में नहीं थे। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और में फर्स्ट ट्रूथी पे वो एग्जिट कर जाता है, क्योंकि एक भी ट्रू मिल गया तो ओवरऑल ट्रू है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट सर्किट। एंड में फर्स्ट फॉल्स पे शॉर्ट सर्किट करता है, एक भी फॉल्स हो गया तो बाकी जो मर्जी हो ओवरऑल फॉल्स ही रहना है, तो वो अर्ली एग्जिट कर जाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट जो है वो दोनों में चलता है, ठीक है जी। जिस तरह से नल और डिफ़ॉल्ट, पहला फॉल्स है और दूसरा डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। राना एंड 42 पहली ट्रू स्ट्रिंग है लेकिन ट्रू हो गई पहली, डजंट मीन कि ओवरऑल ट्रू है, एंड है, हो सकता है अगली फॉल्स हो जाए तो अगली उसे चेक करनी पड़ेगी। तो 42 फिर लास्ट वाली जो वो लास्ट है वो उसको आउटपुट देगा। 0 एंड फॉल्स, पहला ही फॉल्स मिल गया कोई बात नहीं, और में पहला फॉल्स मिलना कोई इशू नहीं है, सारे फॉल्स होने चाहिए, नहीं पहला ट्रू। तो आप ये चीज़ें जो है ना ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन करें और लॉजिकली सोचें कि क्यों फर्स्ट ट्रूथ ही रखा गया है, क्योंकि एंड में जब एक फॉल्स मिल जाता है तो बाकी चेक करना मीनिंगलेस है, ओवरऑल वो फॉल्स ही होना है। अगर और में एक, और इसलिए अगर ट्रू मिल गया है तो आप चेक करते जाओ, ट्रू है चेक करते जाओ जब तक के सारे ट्रू ना हो। फॉल्स में रिवर्स है। क्रिटिकल डिफरेंस जिस तरह यहाँ पे आ रहा है जी, ट्रिगर्स ऑन ऑल फॉल्सी सीट्स और नो डेटा। अगर तो सीट्स मौजूद हैं तो सीट्स लिखो, वरना कह दो डेटा नहीं है या कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो नो डेटा, ज़ीरो इज़ वैलिड। यहाँ पे वो जो है वो शॉर्ट सर्किट में पहले सीट्स को देखा, सीट ज़ीरो हैं और ज़ीरो का मतलब फॉल्स ही वैल्यू है तो वो आगे जाएगा, नो डाटा लिखा।
और यहाँ पे बहरहाल जो है वो करेक्टली, मतलब वो बताना चाह रहे यहाँ पे एक इशू है बड़ा क्रिटिकल सा। देखें, शायद हम इसको नहीं समझे, इसमें एक बड़ा ही छुपा हुआ पैगाम है कि और का जो नेचर है ना ट्रूथी फॉल्सी, वो आम तौर पर ठीक है, लेकिन सम टाइम वो इशू करती है, इसलिए एक नया ऑपरेटर इजाद किया गया। अब देखें, मेरा पहले रिक्वायरमेंट समझे, मैं चाहता हूँ जो सीट्स हैं ना वही वैल्यू लिखी आए। मैं कहूँ अगर 50 तो यहाँ पे सीट्स 50 ही लिखी आए, और अगर सीट्स नहीं अवेलेबल तो फिर नो डेटा लिखा है। लेकिन मैं इफ़ एल्स नहीं लगाना चाह रहा कि इफ़ ज़ीरो देन दिस अदरवाइज दिस, मतलब इससे तो आप हैंडल कर सकते हैं ना। आप लिखें इफ़, एक लॉन्ग फॉर्म, इफ़ सीट्स आर ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ज़ीरो से ग्रेटर हैं, या चलें इक्वल टू कर लेते हैं, अगर ज़ीरो नेगेटिव में हम अज्यूम करें नहीं जाएगा, को गलती से भी नहीं जाएगा। अगर ज़ीरो हैं तो आप लिख दें नो डेटा, अदरवाइज नो डेटा की जगह नो सीट्स होना चाहिए, बल्कि मैं उसी से सिमेट्री ला। अदरवाइज़ आप जो सीट्स की वैल्यू है वो लिख दें जितनी सीट्स है। अब यहाँ पे देखें, आपने लिखा है 50 तो आ गया 50, आप ज़ीरो कर दें तो आ जाएगा नो डेटा, सही चल रहा है। अब अगर आप बड़ी एफिशिएंसी दिखाते हैं, आप कहते हैं मैं यार इसको इतनी लेंथी इफ एल्स में क्यों लिख रहा है, मैं इसको ज़रा मॉडर्न तरीके से शॉर्ट सर्किट में लिखने की कोशिश करता हूँ। वेल, आप सोचते हैं कि यार इतना लंबा चौड़ा काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम जो है वो ये आपने या सीट्स प्रिंट करना है या नो डेटा, तो एक में फिट कर देते हैं हम बगैर इफ़ लगाए इस स्टेटमेंट का कमाल देखें यहाँ से एंड और का, सीट्स और दिस, इसका मतलब है कि अगर सीट्स होंगी, पहला ट्रू होगा, पहला ट्रू, तो अब यहाँ पे एंड होना चाहिए और होना चाहिए, बताएं किस तरह से। यानी आप देखें, अगर सीट्स हैं तो आप सीट्स प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब पहले 50 देखते हैं, अगर सीट्स हैं तो आप सीट्स प्रिंट करना चाहते हैं, इसका मतलब पहला ही ट्रू मिल जाएगा, सीट्स एग्जिस्ट करती हैं, पहला ही ट्रू मिल गया तो उसने लिख दिया 50। और अगर सीट्स नहीं है, यहाँ पे आ गया 0, सीट्स नहीं है तो पहला फॉल्स हो गया, तो दूसरी तरफ जाएगा, ये ट्रू मिल जाएगा। ये कौन सा एंड है कि एक फॉल्स पे उसने रुक जाना है, नो डेटा, इट्स रनिंग परफेक्ट। यानी जब मैं कोई भी सीट्स देता हूँ, 23 सीट्स हैं, तो वो बताता है इतनी सीट्स हैं, और अगर सीट्स नहीं है तो वो कहता है, लेकिन मैंने देखें इफ एल्स नहीं लगाया हुआ इसकी तरह। ये लॉन्ग इफ एल्स बहुत ही कम यूज़ होता है, प्रोफेशनल्स इस तरह से कोड लिखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर्मेट्स दैट आर मोस्ट एफिशिएंट, दो इसमें बातें हैं ऐसे लिखने में। पहली बात, कोड आपका कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। दूसरी बात है कि स्टेटमेंट हर जगह नहीं आप लिख सकते। जब आप रिएक्ट में काम कर रहे हैं, वेबसाइट में काम कर रहे हैं, टैग्स के अंदर रिएक्ट में हम इनसाइड ही लॉजिक इन लाइन लिखना चाह रहे हैं, तो वहाँ स्टेटमेंट्स नहीं अलाउ, एक्सप्रेशन अलाउ। यानी मैं अगर कोई आपको यहाँ बना के बता सकता हूँ, थोड़ा सा आपको भी आइडिया होगा जब पढ़ेंगे। तो एक डिव है, डिव के अंदर मैं चाहता हूँ कि यार आप जो है ना वो लिखो, तो ये एक्सप्रेशन रिएक्ट ना हर जगह लिखने देता है। डिव के अंदर भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि सीट होगा तो प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज नो डेटा। लेकिन अगर आप ये यहाँ घुसेड़ने की कोशिश करेंगे ना तो वो एरर देगा, वो कहेगा नहीं। टैग के अंदर रिएक्ट कहता है कि आप स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट स्टेटमेंट इनसाइड टैग्स, यू कैन राइट एक्सप्रेशन। तो यही स्टेटमेंट का काम हमने इस एक्सप्रेशन से ले लिया। कंसोल डॉट लॉग की बजाय मैं डिव में या h1 में ये इसमें प्रिंट करूँगा। तो ये बहुत ही एक समझ लें अहम टूल है, अगर आप इस पर ग्रिप करें और हमेशा इस लॉन्ग इफ एल्स में जेन को ना ट्रेन करें। हर चीज़ के लिए आप ये एक लेंथी इफ एल्स सोचना शुरू कर दें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज short circuit operators as an alternate to if statements, so you can better write it and reuse it at any place, वो UI हो, वो tag हो, वो कुछ भी हो। So इस हवाले से अगर हम देखें
तो यहाँ पे अब ये क्या कह रहा है, ट्रिगर्स ऑन ऑल फॉल्स वैल्यू। वो कहता है जी यहाँ पे ना बज़ाहिर ये सही लग रहा है, लेकिन इसमें एक इशू है। हमने देखा है 0 पे नो डेटा, और 0 के अलावा अगर आप लिखते हैं 20 तो वो कहेगा सी। ज़ाहिर ये सही लग रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें इशू ये है कि ये हर फॉल्सी पे ट्रिगर हो जाएगा, स्पेसिफिक फॉल्सी पे अगर आपने ट्रिगर करवाना ऐसा नहीं होगा। अब ये बहुत ही बारीक सा पॉइंट है, मैं यहाँ पे इसको लिख के बताता हूँ। वो कहता है जी 0 का मतलब क्या है, नो सीड्स, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आपने नल लिखा है तो उस पर भी वो ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि वो 0 को खाली नहीं देख रहा। आपने यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा है, वो इस पर भी ट्रिगर हो जाएगा। अगर तो आपका ये केस है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग पे भी ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि उसको पहली वैल्यू फॉल्स या फॉल्स ही मिलनी चाहिए। सो आमतौर पर हम अगर 0 में और नल में फ़र्क करना चाहें, 0 में और अनडिफाइंड में फ़र्क करना चाहें, एम्प्टी स्ट्रिंग में और अनडिफाइंड में फ़र्क करना चाहें, तो वो हम इसके थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इफ़ में चेक करेंगे तो सब के लिए फॉल्स है। वो कौन सा, वो फिर आपको दोबारा इफ़ में जाना पड़ेगा और इस तरह से लॉन्ग में कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा कि ये 0 से फॉल्स ही हो रहा है या नल से हो रहा है। तो ये यूज़ केस हल करने के लिए एक नया ऑपरेटर बनाया गया, डबल क्वेश्चन मार्क। अब डबल क्वेश्चन मार्क क्या करता है, डबल क्वेश्चन मार्क ये करता है कि आपको हर फॉल्सी पे नहीं, जब आपका डेटा नल होगा, नल, तो ये ट्रिगर करेगा। यानी उसने कह दिया नो डेटा, या अनडिफाइंड होगा तो वो ट्रिगर करेगा। 0 होना भी, अगर वो कह रहा है आपके नज़दीक कुछ ना कुछ तो डेटा है ना 0, तो फिर वो यहाँ पे ट्रिगर नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स, ये जो ऑपरेटर है ये तभी फॉल्सी वैल्यू देता है, सॉरी ये नलिश नाम ही बता रहा है, सिर्फ नल या नल जैसा अनडिफाइंड, सिर्फ उस पे ये शॉर्ट सर्किट लेता है, 0 एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स इन पे नहीं लेता, या NaN पे। तो स्पेसिफिकली ज़्यादातर जब API इस पे काम कर रहे होते हैं, बाज़ का एक बंदा, आप देखें एक स्टूडेंट है, उसने टेस्ट दिया है, 0 नंबर आने का मतलब ये नहीं कि वो एब्सेंट हो गया। ये एक दफ़ा यूज़ केस था, सॉफ्टवेयर में बग निकला है, जिसके 0 आते हैं वो एब्सेंट कर देता है, और जो एब्सेंट है उसका 0 लगना ही लगना है। यानी एक टेस्ट लिया, जो एब्सेंट है उसके मार्क्स हैं 0, और जिसके 0 आए हैं वो प्रेजेंट है, उसने टेस्ट दिया लेकिन सही नहीं दिया, सारा गलत किया। दोनों में आप फ़र्क करना चाहते हैं कि जब एक बंदा नहीं आया तो अनडिफाइंड है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता, अटेंडेंस शीट में भी वो नहीं है, डाउनलोड जब आपने किया तो उसमें मिसिंग है, तो 0 होने का मतलब मिसिंग नहीं है। तो इस तरह के जब यूज़ केस है ना, तो उसमें फिर ये आप शॉर्ट सर्किट आपकी लॉजिक ब्रेक कर रही होगी, तो फिर आप नलिश क्वेल्सिंग ऑपरेटर को आप लेंगे। आई होप ये एग्जांपल क्लियर कर रही है, क्या ख्याल है? सर ये नलिश वाला थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। नलिश का मतलब ये है कि ये इसको आसान अल्फाज में समझे ना, फिर ये बहुत ही सिंपल बन जाता है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में लेके बता देता हूँ। नलिश को आसान अल्फाज में ये समझें कि यहाँ पे एक वेरिएबल है x, वो यूज़र से मैंने इनपुट ले लिया व्हाट्सएवर। अब मैं चाह रहा हूँ सीड्स को x असाइन करना, ठीक है जी, और मैं यहाँ पे सीड्स को प्रिंट करता हूँ, सीड्स को प्रिंट कर देता हूँ, ये आ गया। ले जी, जो वैल्यू x की है वो मिल गई। अगर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 मिल गया। आप दो चीज़ों को अवॉइड करना चाह रहे हैं, तब नलिश लगाना है कि आप चाहते हैं अगर नल आए ना, तो फिर यहाँ पे वैल्यू उसकी नल ना प्रिंट हो, बल्कि नल की सूरत में आप कहें नॉट अवेलेबल।
ये इस तरह से आप लिख दें। अब सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क क्या है कि ये वेरिएबल पहला अगर नल या अनडिफाइंड होगा तो ये उसकी अल्टरनेट वैल्यू, यानी x अगर नल है या अनडिफाइंड है तो अल्टरनेट ये वैल्यू है, वो आप इसको नहीं सेव करेंगे। अदरवाइज जो भी वैल्यू आ रही है, ट्रूथी है, फॉल्सी है, सारा कुछ सेव हो जाएगा। अब आपने नल दिया तो उसने उसका अल्टरनेट ले लिया, और नल के अलावा कोई भी दे, चाहे वो फॉल्सी वैल्यू क्यों ना हो, वो जो वैल्यू है वो वैल्यू लेगा। दिस इज एन अल्टरनेट वैल्यू इन केस द वेरिएबल दैट इज बीइंग असाइंड इज इधर नल और अनडिफाइंड। ये दो स्पेशल केसेस हैं, इसलिए इसको नलिश कहते हैं कि नलिश नल को काट देने वाला। नलिश का मतलब क्या है? नल को काट देना, यानी नल आ जाए या अनडिफाइंड आ जाए तो उसका अल्टरनेट दे देगा। और अगर ये नहीं आता, लाइक 50 है, तो फिर नल को उसने काटना है, नल तो है ही नहीं, तो 50 रहेगा। इट्स ओके जी। जी सर। तो यहाँ पे हमने कहा जी अगर नल है, यानी नलिश का मतलब नल ना आए। सिर्फ नल और अनडिफाइंड इसलिए बड़े अहम हैं कि जब आप सर्वर से डेटा डाउनलोड करते हैं ना, जो बंदे का रिकॉर्ड नहीं है, एक बंदे ने इनपुट ही नहीं दी, तो उसकी जगह ज़ीरो नहीं सेव होता, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं सेव होती। आपने जिसने डेटाबेस पढ़ी है, नल को बड़ा उसमें भी एसक्यूएल में हैंडल किया जाता है, नल कंस्ट्रेंट्स लगाई जाती हैं, वहाँ नल पड़ा होता है, अनडिफाइंड होता है, नल ज़्यादा होता है ना, अनडिफाइंड तो जावास्क्रिप्ट का एक अपना। तो इसलिए नल को हम फॉल्सी के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहते, अगर तो फॉल्सी वाले शॉर्ट सर्किट फिर काम नहीं करते, ये स्पेशल ऑपरेटर दे दीजिए। दैट्स द मेन आइडिया। ओके, जिस तरह यहाँ पे डॉट के साथ चलते जाएं, स्टूडेंट डॉट एड्रेस, अभी ये पढ़ेंगे हम, खैर प्रॉपर्टीज़ ये आगे जाके तो क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन ये है ऑप्शनल चेनिंग का। चेनिंग का मतलब ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ये एक अरे है, एक एड्रेस है, उससे एक वैल्यू है, उससे एक वैल्यू है, तो ये ज़्यादा वैसे अरे के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ कवर होने चाहिए, तो उसमें ये ज़्यादा ये ऑपरेटर सेंस बनाता है। इसको मैं री अरेंज कर दूँगा, जिन्होंने बहरहाल जिनको ऑलरेडी आइडिया उनके लिए। स्टूडेंट डॉट एड्रेस क्वेश्चन मार्क डॉट सिटी, ये देखें दोनों इकट्ठे यूज़ हो। इसका मतलब है स्टूडेंट में से एड्रेस लो और फिर उसका सिटी लो और वहाँ से सिटी वेरिएबल में रख दो। और अगर स्टूडेंट में एड्रेस नहीं है, एड्रेस नहीं है, तो उस वक्त ये यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है। और अनडिफाइंड का फिर ये उसका अल्टरनेट में, अनडिफाइंड इज़ अ वेरी ऑड वैल्यू, यूज़र फ्रेंडली एक मैसेज सिटी नॉट प्रोवाइडेड दे देता है। तो आई गेस इसको हम नेक्स्ट करेंगे। ये इस तरह के एक्सप्रेशन बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के होते हैं जो आपको लिखने होते हैं, जिसमें आप कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो ऑप्शनल चेनिंग को मैं रीअरेंज कर दूंगा, ये आगे आ जाएगा। ऑप्शनल चेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हम जब ये इस तरह का वैलिड एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, तो अगर कहते हैं तो मैं इसको एक करके दिखा देता हूँ। क्या ख्याल है, लिख दूँ एक यहाँ पे, आल्दो ये यहाँ पे उसे ही समझ आएगा जिसने कोई ऑब्जेक्ट लिया उसका आइडिया। अब ये इसकी एक एग्जांपल अगर हम बना लें, कॉपी console.log में मैं सिटी प्रिंट करता हूँ। अब सिटी की वैल्यू जो है वो क्या है, स्टूडेंट एड्रेस सिटी। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, इसके अंदर एक सिटी का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये ज़रा नेस्टेड सा जा रहा है, और उसके अंदर एक एड्रेस का लेता हूँ। ऐसे मेरा ख्याल है मैं अननेसेसरी टाइम लगा रहा हूँ, कुछ को शायद कंफ्यूज कर दूँ, कुछ समझ जाए। और यहाँ पे सिटी मैं देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाहौर। पहले ये मुझे इस तरह से एग्जांपल क्यों बनानी पड़ी है कि सिटी ऑब्जेक्ट के अंदर एक लाहौर एड्रेस ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, क्योंकि ये जो डॉट 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 है इसका मतलब है कोई सिटी ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक सिटी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये सिटी प्रॉपर्टी पड़ी। तो इसको देखकर मुझे इस तरह की एग्जांपल फॉर्मुलेट करनी पड़ी। अब ये लाहौर है, ये डबल क्वेश्चन मार्क अल्टरनेट था, इग्नोर हो गया। क्वेश्चन मार्क डॉट भी समझें जैसे है ही नहीं, यानी ये सिंपल, इसको मैं कॉपी कर लूँ
और मैं इसको कमेंट कर दूं तो समझें ये सीधा सीधा सा एक एक्सप्रेशन है, ये वाला स्टूडेंट डॉट एड्रेस डॉट सिटी। जब आप सही इनपुट पे चेक करते हैं ना चीज़ें, तो बड़ी मज़ेदार चल रही होती हैं। जो ही यहाँ पे सिटी की बजाय उसका सिटी नेम प्रॉपर्टी चेंज हो गई, आपके सर्वर पे जो बैकएंड डेवलपर था उसने नाम सिटी नेम रख दिया, आप फ्रंट एंड पे सिटी लिख के बैठे हुए हैं, या पहले ये था अब एपीए में चेंज हो गया। आपने तो बड़ा सही टेस्ट कर लिया था, लेकिन आपका कोड ब्रेक करना शुरू हो गया, वो आ रहा है अनडिफाइंड, बिकॉज अब ये इस नाम से नहीं है। तो अनडिफाइंड इतना जो है वो ऐसी एक वैल्यू है। अच्छा, मैं एक इससे भी ख़तरनाक तरीका क्या हो सकता है, एड्रेस की जगह वो लिख दे एड्रेस, यहाँ पे लिख दे जी परमानेंट एड्रेस है या टेम्परेरी। वो कहता है जी मैं 2 एड्रेस रखना चाहता हूँ। अब क्या होगा, अब अनडिफाइंड तो आके पहले भी थोड़ा सा गुजारा हो गया था, अब ये वैसे ही क्रैश कर जाएगा। ये ना एक बड़ा कॉमन केस है जब टीम में काम कर रहे हो ना, बैक एंड डेवलपर है, एक फ्रंट एंड डेवलपर है, उन्हें आपस में टाई अप रहना है, एक चेंज करे दूसरे को हर चेंज कम्युनिकेट करनी है, वो भी कोड में अपडेट करे, या आप एक दफ़ा चेंज करते हैं, बाद में रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं क्लाइंट की, आप बैक एंड में चेंज करते हैं, भूल जाते हैं फ्रंट एंड पे करना, योर सॉफ्टवेयर स्टार्ट क्रैशिंग। नाउ हाउ टू अवॉइड दिस, हाउ टू बी अ गुड प्रोग्रामर कि कुछ भी हो जाए आपका कोड क्रैश ना करे। द गुड प्रोग्रामर इज हु डू नॉट ब्लेम, वो ये नहीं कह सकता सर आपने नाम ही चेंज कर दिया, भाई कर दिया है तुम ग्रेसफुली एग्जिट करो। इसको प्रोग्रामिंग में कहते हैं ग्रेसफुली एग्जिट करना। मतलब तुम बताओ सिटी नॉट प्रोवाइडेड, या कोई इस तरह का मैसेज दो, मुझे पता चले कि तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरह सिटी नहीं मिल रहा। ये क्रैश करने का क्या मतलब है कि तुम्हारी साइट जो है वो क्रैश होकर बंद हो गई, ये क्या बात हुई। इन एनी केस योर साइट शुड नॉट abnormally terminate if you are a good programmer, ये बात याद रखें। अगर अच्छे प्रोग्रामर आप नहीं हैं, आपकी साइट बार बार क्रैश कर रही है, डाटे पे ब्लेम ना दें। डाटा आपने ये सोच कर क्यों नहीं लिखा कि अगर एरर आई तो क्या होगी, आपने हर चीज़ यहाँ परफेक्ट कोड कर दी, आपने अज्यूम कर लिया स्टूडेंट के अंदर हमेशा एड्रेस होगा, हमेशा सिटी होगा। जब सही डेटा है तो सही चल रहा है, गलत डेटा है तो क्रैश कर रहा है। ये नहीं होता डेवलपर वो है सही डेटा है तो सही चल रहा है, डेटा गार्बेज है, गलत इनपुट है, वेरिएबल नेम इवन गलत आ गए हैं, तो वो प्रॉपर एरर मैसेजेस देख के रन होता है, उधर स्टॉप करता है, ना कि वो इस तरह से क्रैश कर। तो दैट्स द पॉइंट। आप इसी को देखें, मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ और इसको मैं ज़रा ओपन करता हूँ, तो ये देखें ये क्या करेगा। ये कोड वही है, उसने कहा सिटी नॉट प्रोवाइडेड, उसने ये नहीं कहा क्रैश कर जाओ, उसने कहा भाई सिटी है ही नहीं। आप कहेंगे मैंने तो सिटी दिया, अगर सिटी दिया तो फिर तुमने एड्रेस में नहीं दिया होगा भाई। यानी आपका सॉफ्टवेयर में कितने कोई फेल्स लगाएंगे, तो आप लिखते लिखते ऐसे एक्सप्रेशंस लिखें जो एरर प्रूफ कोड हो। दैट्स व्हाट वी कॉल एन एरर प्रूफ कोड, बीइंग अ गुड डेवलपर, writing safeguard for all kind of garbage data that may come from the server. So that's the power of writing a good quality code. Your software should, आप ये नहीं कह सकते वो सर जो है वो तो वेरिएबल चेंज हो गया था, मैं नहीं कहता। ओ भाई तुमने एज केसेस को सोचना है, तुमने सिर्फ सही डेटे के लिए लॉजिक थोड़ी लिखनी है। अगर गलत आएगा तो उसके भी तो पॉसिबल ब्लॉकेज, उसके पॉसिबल अल्टरनेट मैसेजेस भी तो आपने लिखने हैं। तो दैट्स वाई दीज ऑपरेटर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स डू इट द राइट वे। और ये क्यों इसको ब्रेक होने से बचा रहा है, आप चाहे परमानेंट सिटी को लिखते या सिटी नेम करते, सिटी नेम अनडिफाइंड सेव हो जाता डेटाबेस में, को और इशू कर रहा होता सिटी नॉट प्रोवाइडेड। और अगर आप सारा कुछ परफेक्ट देते हैं तो परफेक्ट लाहौर आ रहा है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो हाउ इट्स हैंडलिंग, इसमें स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर एड्रेस है या नहीं है, आपको इस चीज़ का डाउट है
ये आप समझते हैं कि अगर चेंज हो गया तो फिर भी ये क्रैश ना करे, तो क्वेश्चन मार्क डॉट कर दें। उसके शुरू में डॉट ऑपरेटर की बजाय क्वेश्चन मार्क डॉट का मतलब है ऑप्शनल है ये, यानी अगर ये ना हुआ तो भाई क्रैश नहीं करना। मैं यहाँ पे एड्रेस नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम एड्रेस, ठीक है जी। तो ये क्रैश नहीं कर रहा बल्कि अनडिफाइंड आ जाता है। पहला सॉल्यूशन एक आधी प्रॉब्लम सॉल्व करता है क्वेश्चन मार्क कॉलन, कि वो क्रैश नहीं करने देता। हाँ, अगर ये नहीं होता तो अनडिफाइंड एक आप चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, वो क्रैश हो जाएगा। ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का आगे अनडिफाइंड चेन नहीं चल सकती, दो अनडिफाइंड की, एक ठीक था, क्रैश कर रहे थे। तो ये जो चेन पे जब चलना है ना, तो चेन को हमेशा ही, मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन मार्क पहले डॉट, पहला डॉट ठीक है, तो चेन भी हो जाए अनडिफाइंड, लेकिन अनडिफाइंड की चेन एरर देती है, अनडिफाइंड नहीं एरर देता। अनडिफाइंड को मज़ीद आगे चलाने की कोशिश करें, उसके अंदर में से कुछ निकालने की कोशिश करें, तो अनडिफाइंड इज़ नॉट एन एरर, अनडिफाइंड की चेन एरर है। तो जहाँ पे चेन लिखने लगें तो सेफ चेन के लिए जहाँ जहाँ पे डॉट है क्वेश्चन मार्क डॉट करते हैं। इससे क्या होगा, ब्रेक नहीं करेगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, वरना ये पहला अनडिफाइंड आता है, अनडिफाइंड की चेंज अनडिफाइंड नहीं देती, वो ब्रेक करती है। लेकिन अनडिफाइंड इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आप चाहते हैं कि नहीं यार, अगर अनडिफाइंड आ जाए तो फिर मैं अनडिफाइंड भी नहीं रखना चाहता, उसका अल्टरनेट एक बेहतर रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ नो सिटी, यानी क्वेश्चन मार्क डॉट क्या करेगा, ब्रेक होने से बचाएगा चेन को। और कैसे बचाएगा, अनडिफाइंड कर देगा। और अनडिफाइंड एक ऐसी वैल्यू मैं डेटाबेस में नहीं भेजना चाहता, स्ट्रिंग थी स्ट्रिंग ही रहे, तो ये उसका फिर उस अनडिफाइंड को जो क्वेश्चन मार्क डॉट देगा, ये उसे पकड़ के उसको अल्टरनेट अनडिफाइंड को नो सिटी में बदल देगा। तो अल्टीमेटली इट विल सेव फ्रॉम ब्रेकिंग एंड इट विल गिव सम रैशनल यूजर फ्रेंडली स्ट्रिंग in instead of giving null or undefined। जी क्लियर? यस सर। बहुत जोर लगा दिया यार इसे एक दो ऑपरेटर्स पे मैंने। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इस पे पढ़ के इतनी उसकी डेप्थ नहीं समझ आती। अच्छा, क्वेश्चन मार्क कॉलन किससे बचाता है? क्या सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की चेन से बताता है? नो, फंक्शन कॉल से भी बचाता है कि इस लाइब्रेरी में ये फंक्शन नहीं है, चेंज हो जाए, या कोई यूज़र डिफाइंड है, या आपने लिखा है ये बी, यहाँ भी वो अनडिफाइंड कर देगा। और अगर अरे ही खाली है, कंडीशनली अरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ऑप्शनली कहना चाहिए, यहाँ भी लगा दें। तो यू कैन यूज़ क्वेश्चन मार्क कॉलन विद ईदर optionally access the property of an object, optionally access any element inside the array, or optionally calling a function that may or may not exist। तो ये तीनों केसेस में आपको सेफ गार्ड देता है, लेकिन ये सेफ गार्ड करेगा क्या? अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद अनडिफाइंड, तो इसको फर्दर इसके आगे, इन सब के आगे डबल क्वेश्चन मार्क लगा के अल्टरनेट में दे दें कि भाई अरे इज़ एम्प्टी, इसके आगे मैं लिख दूँ डबल क्वेश्चन मार्क अरे इज़ एम्प्टी। भी ज़ीरो पे भी कुछ नहीं पड़ा तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं। अगर ये फंक्शन अनडिफाइंड दे रहा है, इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, क्लासेस पढ़ेंगे, इसमें ये इंस्टेंस मेथड ही नहीं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी हैंडी मेथड और इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करना चाहिए, कोई नुकसान नहीं इसका यूज़ करने से। और ये भी इफ़ एल्स ही बन गया, इफ़ इस डज नॉट एग्जिस्ट देन डू दिस, इफ़ इट्स नॉट, इफ़ इट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये चेक आपको खुद नहीं लगाने पड़े कि फंक्शन ना होने का चेक कैसे लगाते हैं। अरे में वैल्यू ना होने का तो आपको पता है, अगर इसकी लेंथ 0 से ग्रेटर है, लेंथ नहीं है, लेंथ 0 है तो समझ आ गई। प्रॉपर्टी में बड़ा लंबा चौड़ा हैज़ फंक्शन, मतलब यू डोंट हैव टू वर्क आउट लॉन्ग एंड लेंथी वेज टू थिंक how to write good code. Is just the modern JavaScript has out of the box very sweet operators that you should use. Well, question mark colon और उसके साथ मिला के डबल कॉलन, this is the most common pattern in modern JavaScript. Use it for all external optional data. That's the key thing. सर जी सर ये जो आपने भी बताया था स्टूडेंट एड्रेस क्वेश्चन मार्क, तो ये
एड्रेस को अनडिफाइंड कर रहा है ना, जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे जिसके साथ क्योंकि लगा उसका है उसको, अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता तो यहाँ पे अनडिफाइंड दे के यहीं से वापस चला जाएगा, आगे नहीं एवेल्युएट करेगा। और यहाँ वापस कहाँ जाएगा, इसका आंसर वो आगे ये पकड़ लेगा। एंड अगर सर यहाँ पे लेट सपोज के एड्रेस परमानेंट एड्रेस के अंदर सिटी नेम होता, तो फिर हम सिटी को भी अनडिफाइंड किस तरह चेक वो करेंगे? आखिरी अनडिफाइंड खुद ही हो जाना है, क्योंकि उसमें चेन नहीं है। तो जब आखिरी हाँ, अनडिफाइंड होना है तो ये डबल क्वेश्चन मार्क ने पकड़ के उसको ये करते हैं। ठीक है। ये दोनों सूरतों में सेफ। अगर पहला अनडिफाइंड होगा तो पहला डॉट सेफ होता है, चेन एरर करती है। तो चेन में पहला और आखिरी सेफ होता है, मिडल वाले जो अगर अनडिफाइंड आ जाए तो अनडिफाइंड से चेन नहीं चलती, वो क्रैश कर जाती है। तो ये इस लिहाज से ठीक है सर। ले जी। ये हमारे पास जो है वो एक एक चीज़ को डिस्कस करने लगे आधा आधा घंटा। आप एक एक ऑपरेटर पे बोल सकते हैं, एक एक ऑपरेटर पे। ठीक है जी, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि आई शुड बी just giving an overview, but still I believe कि language is the key thing। इस पे आप जितना भी टाइम लगा दें बारीकियों, इनको जो समझ जाएगा ना असल में वो डेवलपर। ओके जी, अब यहाँ पे आउटपुट क्या होगी, आप जाके ज़रा खुद से ही थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिएगा। और इसमें हमने देखा है कि किस तरह से काम होता है। यूज़र इनपुट का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। npm init y करके आपने सेप्ट ऑल नोड का प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें इंस्टॉल कर लेना है, उसको रिक्वायर करना है, प्रॉम्प्ट देना है, और उसको नंबर में पारसेंट में या नंबर में जिसमें कन्वर्ट करना चाहे कर लें। अगर स्ट्रिंग ही चाहिए तो वो वैसे डायरेक्ट स्ट्रिंग है, फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। सो इन दिस शॉर्ट कोड one slide you know how to create. In the last lecture we discussed it, how you can actually take input from the user from console in a node project outside browser, inside the browser आपके पास ऑलरेडी इनपुट के टैग HTML के अवेलेबल हैं, उसमें आपको ज़रूरत ही नहीं। Inside the browser you already have all these input tags, you can just click and you can type here, you can write here। so inside the browser there is no an issue। आप इसमें इवन prompt मैसेज के थ्रू आप ले सकते हैं, लेकिन ये सारे क्योंकि विंडोइंग सिस्टम के मेथड हैं, ब्राउज़र की API है, ब्राउज़र के कुछ टैग्स हैं, तो अगर prompt के थ्रू भी करें तो इनसाइड द ब्राउज़र तो आप इस तरह से यूज़र को क्लिक करके इसके ऊपर यहाँ पे अपना नाम लिख के यहाँ भी इनपुट ले सकते हैं, इनसाइड HTML टैग में ले सकते हैं। बट व्हाट अबाउट हेयर इन कंसोल? तो इन दिस कंसोल आपके पास ये विंडो का शेल मौजूद नहीं है। ये तमाम फंक्शंस जो डॉक्यूमेंट के साथ ऑपरेट होते हैं डॉम के, ये अवेलेबल नहीं होते। ये सर्वर एनवायरनमेंट होता है। It's not a client side environment, it's a pure server environment। so सर्वर पे आपको कंसोल से ही रीड करना होता है, कंसोल से ही डेटा आगे UI को भेजना होता है। तो सर्वर एनवायरनमेंट में अगर आपने इनपुट लेनी है या इन अदर वर्ड्स नोड एनवायरनमेंट में इनपुट लेनी है, तो फिर आप ये यूज़ करेंगे लाइब्रेरी, जो कैप्चर करेगा कीबोर्ड का बफर, कीबोर्ड से रीड करेगा डायरेक्ट हार्डवेयर से, और उसके उसी तरह के ASCII कोड आपको रिटर्न कर देगा। आप उसको नंबर में कन्वर्ट करें। इज़ मोर पावरफुल देन what you can do। your chat GPT or everything that is very happy to take input from these consoles। और यहाँ पे अगर आप देखें क्या हालात बने हुए हैं, ये अभी मैंने इनको किया है, तो यहाँ पे सारे कंसोल ही चलते हैं। ये you don't need basically these UI everywhere, हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती। ठीक है जी, सर्वर पे अवेलेबल नहीं है। आपका पीछे AI के चैट बॉट्स चल रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग है, आपके प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है। जितनी भी एडवांस एप्लीकेशंस हैं वो ब्राउज़र से बाहर होती हैं, लॉजिक वो पीछे चल रही होती है, वो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स वर्क फ्रॉम कंसोल। and if you are just a front end guy who is more interested in HTML CSS those fancy things, तो उसके लिए फिर ब्राउज़र React Next.js उनको पढ़ें,
लेकिन उसके पीछे रिएक्ट में डेटा कहाँ से आना जाना वो सारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। क्लियर? ले जी, ये सारा भी हो गया। और ये भी यहाँ पे आ जाएगा वाई दिस वाई नॉट दिस। इन दोनों में दोनों ही शॉर्ट सर्किट हैं, दोनों ही अल्टरनेट वैल्यू के लिए यूज़ होते हैं। ये हर फॉल्सी को पकड़ लेगा, ये स्पेसिफिकली नल और अनडिफाइंड ये दो फॉल्सी वैल्यूज़ को ही पकड़ेगा। ये आपने याद रखना है, ये की डिफरेंस इसमें याद रखना है। हाँ, अब यहाँ द एंट्रेंस एग्जाम इज फॉल्स एंड एवरेज इज 75। इफ़ यू अज्यूम एवरेज इज 75 तो इससे ग्रेटर है ट्रू। एंट्रेंस एग्जाम इज फॉल्स, प्री रेक्विजिट मीट एंड दिस। ये क्या है जी, इसकी वैल्यू भी बता देते तो मे बी अनफेयर। बहरहाल आई एम नॉट श्योर, इसको आप खुद से ट्रेस कर लीजिएगा। ये इसकी आउटपुट आ गई। नेक्स्ट हम चल रहे हैं जी। ओके, टाइप स्क्रिप्ट नैरोइंग। टाइप स्क्रिप्ट को हमने डिस्कस नहीं किया था। टाइप स्क्रिप्ट को इफ़ के हवाले से 3 नैरोइंग टेक्निक्स। नैरो डाउन करना, नैरोइंग। नैरो डाउन मतलब एक स्ट्रिंग जब मैं एक की टाइप कहता हूँ ना, देखें मैंने यहाँ पे जिस तरह लिखा है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाई थी जिस तरह कलर की वैल्यू को देखें। अगर तो मैं स्ट्रिंग कहूँगा इसको, इसकी टाइप को स्ट्रिंग रखूँगा टाइप स्क्रिप्ट में, तो ये हर तरह की स्ट्रिंग यहाँ ABC लिख लें वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। रेड, ग्रीन, येलो, ग्रीन, ब्लू, मैं इन 4 कलर्स तक इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, तो वो फिर स्ट्रिंग टाइप नहीं हो सकती। यानी स्ट्रिंग के अंदर फर्दर नैरो करना पड़ेगा। मेरे इंस्टीट्यूट में 2 ही डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैं हर पॉसिबल स्ट्रिंग नहीं चाहता इसको असाइन हो, यही दो। तो नैरोइंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट मेक्स योर सॉफ्टवेयर मोर क्लीन, गलत डेटा नहीं आता। और इसके लिए हम देखते हैं किस तरह से हम करेंगे। ट्रूथफुलनेस को चेक करना हो, अगर एग्जिस्ट करता है तो करें। इस तरह के एरर्स, डिस्क्रिमिनेटेड यूनियन, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। यू हैव डिफरेंट वैल्यूज़ और इस पे। अच्छा जी, ये अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले आप इसको समझें। अभी ये फंक्शन के फॉर्मेट में ले गया है, लेकिन सिंपल तरीके से आप समझें कि आपने एक स्विच केस है। अभी इसको आप छोड़ दें और इसको भी छोड़ दें, पहले यहाँ से समझना शुरू करें। आसान चीज़ को पहले लेते हैं। जो स्विच स्टेटमेंट है, रिजल्ट का स्टेटस हम चाहते हैं एडमिटेड, वेट लिस्ट या रिजेक्टेड। यानी एक बंदे ने रिजल्ट चेक करना है, उसने कोई एडमिशन की एप्लीकेशन दी है, या वो एडमिशन हो गया एडमिटेड, या वो अभी वेट करे, वेट लिस्ट में उसका नाम आया, या वो रिजेक्ट हो गया। ये 3 पॉसिबल स्टेटस हैं और अकॉर्डिंग टू स्टेटस हमने मैसेज प्रिंट करना। अब ये जो स्टेटस है वो 3 पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकता है। तो टाइप आप बना लें एडमिशन रिजल्ट की, जिसमें स्टेटस जो होगा वो यहाँ पे एडमिटेड, डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे देखें इसकी टाइप कैसे डिक्लेयर करेंगे। अगर वो एडमिट हो जाए, हर चीज़ को देखें कितना कंडीशनली प्रोसेस कर रहे हैं। अगर उसका एडमिशन हो गया है, एडमिटेड है, तो वो ये जानना चाहता है उसका डिपार्टमेंट क्या है। अगर उसका एडमिशन ही नहीं हुआ तो उसको डिपार्टमेंट एलोकेट भी नहीं होना चाहिए। अगर वो वेट लिस्ट में है तो डिपार्टमेंट तो एलोकेट नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त उसको ये आप बता सकते हैं भाई कितनी पोजीशन है तुम्हारी, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि मेरा नाम आने का क्या चांस है। उसको आपने डिपार्टमेंट नहीं बताना। और अगर वो रिजेक्ट हो गया तो उस सूरत में आप उसको रीज़न देंगे, ना तो आप उसे ये कहेंगे तुम्हारी पोजीशन क्या, ना बताएंगे डिपार्टमेंट। तो हर केस के लिए आपने उसको डिफरेंट डेटा देना है। और आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर ऐसा फूल प्रूफ लिखा हो
कि अगर एडमिशन के साथ गलती से भी पोजीशन आए तो एरर आ जाए, एडमिशन के साथ रीज़न आए तो एरर आ जाए, रिजेक्टेड के साथ डिपार्टमेंट आए तो एरर हो। यानी ये कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि इकट्ठे आए तो वो सेंस बनाते हैं। तो इस फंक्शन को जब इनपुट पास की जाएगी तो इतना फुल प्रूफ कैसे आप लॉजिक लिखेंगे कि ये कॉम्बिनेशंस में चले। तो प्रोसेस रिजल्ट ने अल्टीमेटली एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है कॉलन के बाद, वो स्ट्रिंग इनमें से कोई एक होगी, और वो स्ट्रिंग देखें कितने खूबसूरत तरीके से कोड लिखा गया। आप इसको मतलब इसके बाद आप कोशिश भी कर लें तो गलत लॉजिक आप लिखेंगे तो यहाँ से चलनी नहीं। तो यहाँ पे और सिंगल और के थ्रू आप जो है ये एक स्टाइल है लिखने का जिसमें आप 3 पॉसिबल इसकी टाइप्स बता देते हैं। इधर स्टेटस होगा, एडमिशन रिजल्ट में स्टेटस की फील्ड होगी, अगर एडमिटेड तो डिपार्टमेंट में नाम होगा, स्कॉलरशिप में कोई वैल्यू होगी, और अगर स्टेटस ये और पाइप स्टेटस वेट लिस्टेड है तो फिर सिर्फ पोजीशन होगी और वो नंबर टाइप की होगी, और अगर स्टेटस रिजेक्टेड है तो रीज़न होगी जो स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो ये इस तरह से discriminated unions plus switch, what a beautiful combination to write this function as a foolproof function। अब यूज़र जब यहाँ पे इनपुट करेगा तो गलती से कहीं भी लॉजिक लग गई हुई कि रिजेक्टेड के साथ भी डिपार्टमेंट लिखा आ रहा है कुछ भी, तो आपको कंपाइल टाइम भी पता चल जाएगा कि आपके फंक्शन में कोई बग है, आपकी लॉजिक में कोई इशू है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। सो मैनी कॉम्बिनेशन इफ एल्स आपको खुद से मैनुअल करने पड़े, तो आप इसको इस तरह से यूनियन टाइप यानी और के साथ बता दें कि इसका जो पैरामीटर है दैट विल बी वन ऑफ दीज टाइप्स वेयर स्टेटस विल बी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग एंड हेयर ऑब्वियसली आप मजीद इस लिस्ट भी दे सकते हैं कि या ये 2 ही डिपार्टमेंट तो ये हों, या चलें डिपार्टमेंट समहाउ स्ट्रिंग में आ गया, स्कॉलरशिप 0 से 100% के दरमियान हो। जितना मर्जी इसको नैरो डाउन करता जाए, जितना नैरो डाउन करते जाएंगे उतनी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि गलत चीज़ के आने का चांस ख़त्म हो जाएगा। सो ये ज़रा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है लेकिन बहरहाल आई ट्राई टू एक्सप्लेन। अब डिफ़ॉल्ट रिजेक्टेड केस नहीं होगा तो फलां फलां फलां। ये एक केस था जिसमें हमने देखा है कि टाइपस्क्रिप्ट के वंडर्स, व्हाई इंडस्ट्री प्रेफर टाइपस्क्रिप्ट, बिकॉज दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी ऑफ राइटिंग अ गुड कोड। वो डेवलपर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई आपकी लॉजिक का हर एक कॉम्बिनेशन बना बना के मैं कैसे टेस्ट करूं, मैं क्यों ना इसको कहूँ टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करो, टाइप्स उसकी देख के मुझे पता चल गया अगर ये टाइप पैरामीटर है तो आई एम श्योर कि ये कॉम्बिनेशन भी वैलिड इसमें आया होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड इसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को कवर किया और ऑपरेटर्स को ये इस स्टेटमेंट वाला जो लेक्चर था हमारा उसके साथ ये ऐड ऑन होता है। थैंक यू सो मच। जी क्लियर है सब? ये चीज़ें आज ऊपर से गुजरी हैं। यस सर, क्लियर है।